हेलो स्टूडेंट, मैं करतार सिंह तंवर आप सबका इंग्लिश की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले इंग्लिश में टेंस टॉपिक से शुरुआत करेंगे। और जैसा आप सभी ने पहले कभी देखा भी होगा, इंग्लिश में सुना भी होगा कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले टेंस आना चाहिए। बट एक हमारे साथ ये एक बड़ी विडंबना भी रही है, एक आयरनी भी है कि हम ने जब कभी टेंस पढ़ने की शुरुआत की और हमें टेंस नहीं आए तो फिर हमें लगा कि यार जब टेंस नहीं आए तो हमें इंग्लिश भी नहीं आएगी। तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों सब मिल करके कि हमें इस बार टेंस अच्छी तरह से आ जाएं, समझ में आ जाएं और इंग्लिश के एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम लोग सॉल्व कर सकें। तो देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हमने यहाँ टेंस टॉपिक लिखा हुआ है और टेंस को हिंदी में आप सब जानते हैं काल कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न है, काल का मतलब क्या होता है? आप सब जानते होंगे कि काल यानी समय होता है। टेंस को हमने हिंदी में कहा काल, और काल को हम कहते हैं समय, और समय को इंग्लिश में कहा जाता है टाइम। तो हमें कई बार ये लगता है कि यार हम लोग इस टेंस को हमने टेंस नाम क्यों दिया, हम इसको टाइम नाम क्यों नहीं दिया? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि टेंस व टाइम एक नहीं होते सदैव। देर इज़ नो वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। कई बार टेंस प्रेजेंट का होगा और टाइम फ्यूचर का होगा, टेंस फ्यूचर का होगा और टाइम प्रेजेंट का होगा। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। टेंस कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, जबकि टाइम ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। जैसे दोस्तों देखिए, आप लोग एक सेंटेंस देखते हैं हम, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। इस वाक्य को उदाहरण इसलिए लिया है ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि टेंस व टाइम एक ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं। देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में अगर आप लोगों को टेंस का पता करना हो तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया अच्छी बात बताता हूँ, जो बहुत अच्छी इसमें पहचानने का तरीका होता है। और आरपीएससी के एग्ज़ाम्स में और भी तरह तरह के एग्ज़ाम्स में कई बार ये पूछ भी लेता है कि साहब इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में टेंस का पता करना हो तो आप सबसे पहले उस सेंटेंस की वर्ब को देखिए। सेंटेंस के टेंस का पता हमें उसकी वर्ब से लगता है। जैसी वर्ब होगी वैसा ही टेंस होगा। अब यहां पर आप देखिए, वर्ब है एम गोइंग, इज एम आर, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी आ जाता है, और आपने कभी स्कूल में टेंस पढ़े हो, कभी टेंस पे ध्यान दिया हो, तो आप बता सकते हैं। नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी आगे टेंस ही हमें पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ पर एम गोइंग आ गया, और इसको देख करके जो स्टूडेंट जानते हैं उनके दिमाग में अभी आंसर आ गया होगा कि साहब इज एम आर आईएनजी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज एम आर आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया। ठीक है, अब क्या इसमें टाइम भी प्रेजेंट का है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेंस और टाइम एक होते हैं कि अलग अलग होते हैं। तो क्या यहाँ पे टेंस और टाइम एक ही हैं? देखिए आप, सेंटेंस क्या है हमारा, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये काम, दिल्ली जाने का काम कब होगा? टुमारो, कल। तो जो टुमारो है, इसको देखकर पता चल गया कि भाई हमारा जो सेंटेंस में टाइम है वो प्रेजेंट का नहीं है, टुमारो यानी कि फ्यूचर का है। तो इस एक सेंटेंस से हमें ये पता लगा कि सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट है और टाइम फ्यूचर का है। एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों, यू विल हैव read tenses at your school।
यू विल हैव रेड टेंसेज एट योर स्कूल। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी सेंटेंस का अगर टेंस पता करना हो तो हम लोग उसकी वर्ब को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर वर्ब क्या है? विल हैव रेड। अब जिन्होंने टेंस पढ़े हैं वो तुरंत जवाब दे देंगे कि साहब इसमें चूंकि विल आ गया, हैव आ गया और रेड, रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड, रेड, रेड, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट। अभी ये इन सब टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव रेड आता है, ये सब आगे पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि भाई टेंस और टाइम एक होते हैं कि अलग अलग होते हैं। अब देखो इसमें टाइम, यू विल हैव रेड टेंसेज एट योर स्कूल। तुमने स्कूल में टेंस पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे। अब किसी ने स्कूल 2 साल पहले किया होगा, किसी ने स्कूल 5 साल पहले किया होगा। इस वाक्य से लग रहा है कि ये कोई पुराने टाइम की बात कर रहा है। स्कूल में पढ़े होंगे तो यानी कि पुराना टाइम यानी क्या हो गया? पास्ट का टाइम। तो देखो कितने आश्चर्य की बात है, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि टेंस तो फ्यूचर का होगा और टाइम पास्ट का होगा। तो ये इंग्लिश में ऐसा होता है कि टेंस और टाइम अलग अलग हो सकते हैं। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ। देखिए थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप, इफ आई न्यू द आंसर, if I knew the answer, I would tell you. यदि मुझे उत्तर पता होता, if I knew the answer, I would tell you, मैं आपको बता देता। अब दोस्तों इस वाक्य में देखिए टेंस कौन सा है। जैसे कोई आपसे पूछे सेंटेंस में टेंस कौन सा है, आप केवल और केवल एक चीज़ पे ध्यान देंगे और वो चीज़ है वर्ब क्या है उसके अंदर, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब क्या दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर वर्ब है न्यू। अगर आपने पढ़ा हो, जो पढ़ना भी चाहिए हमें टेंस पढ़ने के लिए, आगे समझने के लिए वर्ब्स भी हमें पता होनी चाहिए। न्यू जो होता है वो सेकंड फॉर्म होती है नो की। नो यानी जानना, नो, न्यू, नॉन। तो सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट सिंपल टेंस में आती है। तो यहाँ जो टेंस है वो हमारा हो गया पास्ट सिंपल। टेंस कौन सा हो गया दोस्तों? पास्ट सिंपल। और अगर इसके टाइम की बात करें, इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जब हम क्लास में फेस टू फेस स्टूडेंट से पूछते हैं कि दोस्तों बताओ इसके अंदर टेंस कौन सा है, तो बता देते हैं सेकंड फॉर्म देख के पास्ट सिंपल। टाइम कौन सा है? जैसे ही क्वेश्चन आता है स्टूडेंट थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर अलग अलग देते हैं। जैसे वो हिंदी अर्थ करके अंदाज लगाते हैं, इफ़ आई न्यू दी आंसर, यदि मुझे उत्तर पता होता तो आपको बता देता। तो उन्हें लगता है कि शायद इसमें पास्ट का टाइम है। कुछ लोग बताते हैं कि साहब उत्तर पता होता तो बता देते, फ्यूचर का टाइम है। लेकिन आपको ये जानकर बड़ा सरप्राइज होगा कि इसमें जो समय है, जो टाइम है, वो प्रेजेंट का है। कैसे? देखिए आप, यदि मुझे उत्तर पता होता तो मैं आपको बता देता। जैसे मैंने किससे पूछा कि साहब आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता है क्या, तो उसने कहा सर नहीं पता। मैं कहा बताना पड़ेगा आपको। कि सर नहीं पता, अगर पता होता तो बता देता अभी आपको मैं। कब बता देता? अभी आपको मैं बता देता। यानी कि इसमें जो टाइम है वो प्रेजेंट का होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। आपने किसी से पैसे मांगे, किसी ने आपसे पैसे मांगे और उसने कहा यार मुझे पैसे दे दो, और आपके पास पैसे हैं नहीं। तो आपने कहा यार मैं होते तो आपको दे देता, अभी मेरे पास है नहीं, होते तो दे देता। कब दे देता? अगर मेरे पास होते तो मैं आपको अभी पैसे दे देता। यानी कि टाइम कौन सा है इसके अंदर? प्रेजेंट का है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि टेंस पास्ट का है और टाइम कौन सा हो गया? प्रेजेंट का। तो टेंस और टाइम दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। इन एग्जाम्पल से बात हमें समझ में आ रही है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उससे बात आपको और अच्छी क्लियर हो जाएगी। आई सेल बुक्स। आई सेल बुक्स, इसका अगर हमें टेंस पता करना हो और टाइम पता करना हो, टेंस का पता हम किससे करते हैं?
उसकी वर्ब से। और यहाँ वर्ब क्या है दोस्तों? सेल। सेल बेचना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सेल, सेकंड फॉर्म सोल्ड, थर्ड फॉर्म सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड। तो ये फर्स्ट फॉर्म है। और अगर हमने टेंस पढ़े हों, कुछ याद आ रहा हो, तो हम पता कर सकते हैं कि भाई जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ होती है। ये सब बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी आगे वाली क्लास में। लेकिन तब तक हम देख रहे हैं कि साहब टेंस और टाइम अलग अलग हो सकते हैं क्या। अगर हम टाइम की बात करें तो आई सेल बुक्स, कौन सा समय होना चाहिए? मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बताता हूँ, मैं किताबें बेचता हूँ, आई सेल बुक्स। अब लोगों को लगता है कि यार किताबें बेचता हूँ तो शायद ये प्रेजेंट का समय ही होगा, लेकिन फिर आप गलत हो जाते हैं। मैं किताब बेचता हूँ ये आप तभी बोल पाएंगे जब आप कुछ समय से ये काम कर रहे हों। किताब बेचता हूँ तब बोलेंगे जब मैं काफ़ी टाइम से मेरी दुकान हो और मैं उस पर किताब बेचता हूँ, तो बेचता आ रहा हूँ, आज भी बेचता हूँ, और अगर सब कुछ सही रहा, मेरी दुकान रही, तो मैं आगे भी किताबें बेचता रहूँगा। तो देखना आप, इसमें समय पास्ट का भी है, इसमें समय प्रेजेंट का भी है, और इसमें समय फ्यूचर का भी है। इसमें टाइम तीनों हो गए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसमें तीनों समय हो गए हमारे पास। पास्ट का भी समय है, फ्यूचर का भी समय है, और प्रेजेंट का भी समय है। मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ, पूरी बात समझ आएगी साहब कैसे तीनों समय एक साथ हो गए। एक उदाहरण आप सब लोगों ने सुना होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। तो सूरज पूर्व में उगता है, इसका मतलब क्या होगा कि सूरज पूर्व में उगता था, उगता है, और आगे भी उगता रहेगा। यानी कि समय क्या हो गया इसके अंदर? तीनों हो गए। जैसे एक एग्जांपल और, किसी आप पूछते हैं भाई साहब आप क्या काम करते हो, उसने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ। तो आदमी कब बोलेगा पढ़ाता हूँ? जब वो काफ़ी समय से पढ़ा रहा हो, आज भी पढ़ाता है और आगे भी शायद वो पढ़ाता रहेगा, कि उसका काम यही है, उसका प्रोफेशन यही है। तो इसमें समय तीनों होते हैं। तो यहाँ तीनों चारों एग्जाम्पल से जो हम एक निष्कर्ष, जो कंक्लूजन लेकर आए हैं, वो ये है दोस्तों कि टेंस और टाइम सदैव एक नहीं होते। देयर इज नो वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, और उसी पे हम लोग बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि टेंस व टाइम एक नहीं होते। वो हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देख लिया। टेंस तो होता है ग्रामर का कॉन्सेप्ट, टेंस ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, इसमें ग्रामर होती है, इसमें वर्ब्स होती हैं, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जबकि जो टाइम है वो ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ग्रामर इसमें नहीं होती है, ठीक है। और अभी एक बात हम कर रहे थे कि किसी भी टेंस का पता करना हो, वाक्य के टेंस का पता करना हो, तो उसके लिए आप क्या देखेंगे दोस्तों? उस वर्ब की फॉर्म को देखेंगे। जैसी वर्ब होगी वैसा उसका टेंस उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। ये बात तो हमारी हो गई। हमने एक छोटी सी बात करी, अभी तक हमने टेंस पढ़ने शुरू नहीं किए, हमने केवल एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि क्या टेंस और टाइम एक ही होता है। क्योंकि कई बार हमारे बुक्स में आपने देखा होगा, जो पुरानी ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें टॉपिक का नाम होता है टेंस एंड टाइम। तो हमें इस शुरू के ये 10-12 मिनट के डिस्कशन से ये पता चला है कि भाई टेंस और टाइम एक नहीं होते। देयर इज़ नो वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर का टाइम हो सकता है, फ्यूचर टेंस में पास्ट का टाइम हो सकता है, और कई बार एक सेंटेंस में तीनों टाइम भी हो सकते हैं। ये सब डिस्कशन हमारा हो गया। चलो अब हम लोग टेंस का बेसिक से शुरू करते हैं। दोस्तों इंग्लिश में जो टेंस होते हैं वो कितने होते हैं? अब देखो, इसका जवाब सिंपली हम लोग जवाब देते हैं 3 होते हैं, जो गलत भी नहीं है, जवाब सही है। बट अगर हम लोग पुराना देखें, तो ट्रेडिशनली अगर इंग्लिश में देखें तो टेंस 2 ही थे। एक तो प्रेजेंट टेंस था और एक पास्ट टेंस था, क्योंकि फ्यूचर टेंस को इंग्लिश में नहीं मानते थे। उसकी जो विल शैल जो वर्ब्स होती हैं, जो वो मॉडल्स के रूप में भी यूज़ होती हैं। लेकिन चूंकि हमारी इंग्लिश 50% लैटिन लैंग्वेज से ली गई है, तो हमारे यहाँ उस लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 3 टेंस ले लिए, क्योंकि लैटिन में भी टेंस 3 होते हैं। अच्छा, हम जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ हिंदी में भी 3 काल होते हैं, जिनको आप टेंस को जो हम काल कहते हैं, तो ये हमारे 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ऐसे इनको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल हो गया, पास्ट टेंस,
भूतकाल हो गया, और फ्यूचर टेंस भविष्यकाल हो गया। तो तीनों टेंस होते हैं। अब हम बात करें कि साहब इन तीनों टेंस में इनके और पार्ट्स भी होते हैं इंग्लिश में। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। ये पार्ट कौन कौन से होते हैं, अब ये फिर एक क्वेश्चन बनता है आगे। तो दोस्तों हर टेंस में 4 पार्ट होते हैं। एक सिंपल होता है, एक कंटिन्यूअस होता है जिसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, सिंपल को इंडेफिनेट भी कह देते हैं, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यानी कि 3 टेंस के, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ काइंड्स ऑफ। अगर हम लोग टेंसेस की बात करें तो 3 टेंस हैं। प्रेजेंट टेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस जिसे हम कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस जिसे हम कहते हैं भविष्यकाल। 3 टेंस हो गए, और इन प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप होते हैं। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के 4 हो गए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के 4 हो गए। ऐसे पास्ट के 4 कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? पास्ट का सिंपल, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, ऐसे ही पास्ट के आपके 4 हो गए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है दोस्तों, अब प्रेजेंट के 4 हो गए, फ्यूचर के 4 हो गए, और पास्ट के भी 4 हो गए। तो हमारे 3 चौक 12, 3 4 जा 12 हमारे पास टेंसेज हो गए हैं, और इन 12 टेंसेस के बारे में हमें अलग अलग पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें एक बात और जान लेनी चाहिए कि इन हर टेंस के आप जो देख रहे हैं, इन प्रत्येक टेंस के फिर 4 सेंटेंस भी बनते हैं। प्रेजेंट सिंपल जब पढ़ेंगे तो 4 सेंटेंसेस होंगे उसके। जैसे एक हो जाएगा एफर्मेटिव, एक हो जाएगा नेगेटिव, एक हो जाएगा इंटेरोगेटिव, एक हो जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखते हैं उसको हम लोग। देखिए, इन सभी टेंसेस के 4 वाक्य बनाए जा सकते हैं। एक आपके पास हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, ओ यानी ऑब्जेक्ट। मैं भी आपको इसकी फुल फॉर्म बता दूंगा। एस यानी सब्जेक्ट, वी यानी वर्ब, ओ यानी ऑब्जेक्ट, एम पी टी, एम यानी मैनर, पी यानी प्लेस और टी यानी टाइम। मैंने इसको भी अगले पेज पर आपको ये पूरा इसकी फुल फॉर्म बता दूंगा। तो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस सकारात्मक बनाना हो। एफर्मेटिव सकारात्मक, सकारात्मक मतलब जिसमें नोट नहीं होता, जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता, न तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न ही उसमें नकारात्मक नोट का यूज़ किया जाता है। वो सिंपल बात को एक कहा जाता है सकारात्मक रूप से, एक आप उसको बात को बताते हैं जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का यूज़ नहीं करते हैं। तो जो एफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, किसी भी इंग्लिश के किसी भी टेंस का, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो। प्रेजेंट के चाहे 4 रूप में से कोई सा भी हो, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये एक बहुत बेसिक बात आपको समझनी है कि देखो सभी सेंटेंस में यही स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब जो ये वर्ब देख रहे हैं ना आप, ये सब टेंसेस की अलग अलग होगी, वर्ब सबकी अलग अलग होगी। कभी वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, कभी वर्ब सेकंड फॉर्म हो जाएगी, कभी वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगी, कभी उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ जाएगा, कभी इज एम आर आ जाएगा, कभी वॉज वर आ जाएगा। तो वर्ब बदलती रहेंगी, बाकी सब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट वही रहेगा। और मैनर, प्लेस, टाइम। प्लेस यानी कहाँ हुई, टाइम यानी कब हुई घटना। तो इंग्लिश में ये जनरली लास्ट में लिखे जाते हैं एडवर्ब के रूप में, एम पी टी। ठीक है। अब अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव का मतलब होता है दोस्तों नकारात्मक। नकारात्मक मतलब आपको उसमें नॉट का, नहीं का हिंदी में यूज़ करना है, इंग्लिश में आपको नॉट का यूज़ करना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रख लें, जो एक कॉन्सेप्चुअल बात है कि जब जब आपको इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नॉट आएगा। वो हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में नॉट आएगा। और नॉट इंग्लिश में कभी भी अकेला नहीं आता। नॉट कभी अकेला नहीं आता इंग्लिश में जब आपको सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो। नॉट के साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं एच वी, एच वी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज एम आर है, कभी वॉज वर है, कभी हैज़ हैव है। ये टोटल हेल्पिंग अगर हम देखे जाएं
तो कई बार हम क्लास में पूछते हैं, नहीं बता पाते बच्चे कि भाई टोटल इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरीज जिसे हम कहते हैं वो कितनी होती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं साहब ये सैकड़ों में हो सकती हैं, कुछ लोग कहते हैं साहब 50 के आसपास हैं, कुछ लोग कहते हैं साहब 25 के आसपास हैं। तो इसका एग्जैक्ट जो डेटा है वो ये है कि टोटल जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो 24 होती हैं, जिनको हम 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहते हैं, क्योंकि ये नॉट के साथ में यूज़ होती हैं। 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। अगर हम इनको काउंट करें तो थोड़ा सा हम लोग इसको रफली अगर बात करें तो 11 तो टेंस में यूज़ होती हैं, जिसमें डू डज डिड 3, ये डू की फैमिली हो गई, डू डज डिड। फिर बी की फैमिली इज एम आर वॉज वर हो गई, इज एम आर वॉज वर। बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर, और बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होती है। तो मैं वापस बता रहा हूँ, डू डज डिड डू की फैमिली। अब बी की फैमिली बात करें, इज एम आर वॉज वर 5 ये हो गई, 5 और 3 8। और फिर हैव की फैमिली, हैज़ हैव और हैड 3 हो गई, तो 8 + 3 11। टोटल 11 हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारे पास। कितनी हेल्पिंग है दोस्तों? 11। डू डज डिड इज एम आर वॉज वर हैज़ हैव हैड, ठीक है। 11 टोटल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो टेंस में यूज़ होती हैं। इसके अलावा 13 मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, must, used to, dare, need। ये टोटल मिला के 13 तो मॉडल ऑक्सिलरीज और 11 जो टेंस में यूज होती हैं, जिनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं, जिनको हम सिंपल लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे अभी, कि जब जब नेगेटिव बनाना हो तो नोट आएगा, और नोट आएगा तो साथ में हम लोग क्या यूज़ करेंगे दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो टोटल 24 होती हैं, उनमें से कोई ना कोई सी एक आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी, और वो अलग अलग टेंस में अलग अलग यूज़ होगी, ठीक है। तो एफर्मेटिव में ये स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव बनाने हैं तो नोट आता है, नोट साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। फिर उसकी बात करें इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है इंट्रोगेट करना, मतलब क्वेश्चन पूछना। आप इसमें क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट से, किसी से भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, और तो क्वेश्चन पूछने के लिए इंग्लिश में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, देख रहे हैं आप। और जब जब इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना हो, इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। वैसे जब हम टेंस पढ़ेंगे तो इनको रोज़ाना रिपीट करेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी बातें, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, जब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो इंग्लिश में, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट का और वर्ब का इन्वर्जन होगा, एक दूसरे की जगह पे आ जाएंगी। जहाँ सब्जेक्ट पहले आता था, देख रहे हैं एफर्मेटिव सब्जेक्ट पहले आ रहा है, नेगेटिव सब्जेक्ट पहले आ रहा है, अब ऐसा ना हो करके हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, देख रहे हैं दोस्तों आप लोग। तो हेल्पिंग वर्ब जब जब इंट्रोगेटिव बनाना हो सब्जेक्ट से पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग यूज़ करेंगे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो इन दोनों बातों को जोड़ दो। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, और नेगेटिव बनाना है तो नॉट आ जाएगा, जो यहाँ पर 3rd नंबर पे यूज़ करेंगे। कौन से नंबर पे यूज़ करेंगे? 3rd नंबर पे यूज़ करेंगे। तो ये एक बेसिक जो है हमने पढ़ा, जो सभी टेंस में यूज़ हो जाएगा। मैं एक बार आपको वापस बताता हूँ दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं टेंस, हमने बात की थी कि टेंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फिर इनके 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं। उस पर बात कर रहे हैं एफर्मेटिव, जिसमें सब्जेक्ट पहले होगा फिर वर्ब होगी। नेगेटिव, इसमें नोट होगा और नोट आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ में। फिर बात करें इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इन दोनों की बातों को ऐड कर देंगे। इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, और नेगेटिव है तो 3rd नंबर पे नोट का भी यूज हो जाएगा। तो ये एक बेसिक बात कर ली हमने। अच्छा, ये एस क्या है, ई एस क्या है, इसको अब देखते हैं। देखिए, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, देख रहे हैं आप। कर्ता हो गया, कर्ता। हिंदी के वाक्य में कर्ता कैसे ढूंढेंगे, इंग्लिश के वाक्य में कर्ता कैसे ढूंढेंगे, दोनों में एक ही तरीका है। अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना हो इंग्लिश सेंटेंस में, इंग्लिश बनाने के लिए,
तो आप देखिए सबसे पहले आप जो वर्ब होगी क्रिया, जैसे राम क्रिकेट खेलता है, तो आप प्रश्न पूछेंगे क्या खेलता है, कौन खेलता है, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट यानी कर्ता, और कर्ता कैसे ढूंढना हम लोगों को, आप वर्ब के साथ प्रश्न रखिए हु, कौन, राम क्रिकेट खेलता है, कौन क्रिकेट खेलता है, जवाब आएगा राम, तो राम हमारा क्या हो जाएगा वहां पे सब्जेक्ट। और खेलना वो क्रिया है, क्या काम कर रहे हो, क्रिया यानी क्या काम कर रहे हो, क्या सोचते हो, क्या करते हो, वो क्रिया होती है। तो जो वर्ब है ये दो तरह की होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब जो हम टेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वैसे तो और भी इनके प्रकार होते हैं, वर्ब को हम लोग पूरा एक टॉपिक के रूप में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सरल तरीके से अगर देखें तो वर्ब जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब जिनको ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी होती हैं दोस्तों, 24। ये 24 होती हैं, जिसमें 11 तो टेंस में काम आती हैं और 13 मॉडल्स होते हैं, इज एम आर, वॉज वर, डू डज डिड, हैज़ हैव हैड, कैन कुड मे माइट, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो नोट के साथ में यूज़ होती हैं और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले यूज़ होती हैं। फिर बात करें एम वी जो हम आगे पढ़ेंगे कई बार लिखा हुआ मिलेगा, एम वी यानी मेन वर्ब, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, ये मेन वर्ब होती हैं। मेन वर्ब यानी जैसे कि गो जाना, कम आना, टेक लेना, गिव देना, ये सब वर्ब्स होती हैं। अगर थोड़ा सा आप इंग्लिश के इनको टेंसेस को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इन वर्ब्स की फॉर्म्स को भी हमें याद करना चाहिए कि भाई फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, इन वर्ब्स के बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये वर्ब्स हैं जो क्रिया को बताती हैं। फिर है ओ यानी हो गया ऑब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग कर्म। अगर आपको वाक्य में कर्म ढूंढना हो, ऑब्जेक्ट ढूंढना हो, जो ज़रूरी है, हमारे काम आएगा जब हम आगे टेंस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसेज पढ़ेंगे, डायनाइट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों में चीज़ काम आती हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर ढूंढना हो तो जो अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे वर्ब, इस वर्ब के साथ प्रश्न रखिए क्या। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, तो वर्ब क्या है, दिया, देना, देना वर्ब है, क्या दिया, एक गिफ्ट, तो जो गिफ्ट है वो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसने मुझे गिफ्ट दिया, अब एक प्रश्न और करें आप वर्ब साथ में, किसको दिया, मुझे दिया, तो मुझे क्या हो गया वहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक तो क्या प्रश्न करने पर आएगा और एक किसको प्रश्न करने पर आएगा। ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग और ज़्यादा जब हम एक्टिव पैसेज पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक वाक्य और हम पढ़ रहे थे, राम क्रिकेट खेलता है। अब इसमें आप ढूंढ सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या है। आप वर्ब ढूंढिए खेलना, और खेलने के साथ प्रश्न रखिए क्या, राम क्या खेलता है, जवाब आएगा क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो गया दोस्तों, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो एस सब्जेक्ट हो गया, वी वर्ब हो गई, दो तरह की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ओ हो गया ऑब्जेक्ट। कर्म कहते हैं ये क्या व किसको प्रश्न पूछने पर आता है। उसके बाद देखिए आप एम यानी होता है मैनर, तरीका, यानी कि कोई काम कैसे हुआ, हाउ, जैसे उसने क्रिकेट बहुत अच्छी तरह से खेला, तो कैसे खेला, अच्छी तरह से, वेल, तो ये क्या हो गया उसका एडवर्ब हो गया जो मैनर को बताता है। पी यानी प्लेस, प्लेस यानी स्थान, इसको अगर आपको वाक्य में ढूंढना है तो आप प्रश्न रखिए वेयर, कहाँ। और अगर टी यानी टाइम होता है, इसका अगर ढूंढना है तो आप प्रश्न पूछिए वैन, वैन यानी कब। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राम संडे को मैदान में क्रिकेट खेलता है, तो कौन खेलता है, राम सब्जेक्ट हो गया, खेलना वर्ब हो गई, क्या खेलता है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, क्या का जवाब है। अब कैसे खेलता है इसमें नहीं दे रखा, तो मैनर नहीं है इसमें, ज़रूरी नहीं है कि वाक्य में सब चीज़ें हों। जो दो चीज़ें ज़रूरी हैं किसी वाक्य में वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो चीज़ों होना ज़रूरी है, बाकी ये सब चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, आ भी जाएँ और ना भी आएँ, मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं होती, ज़रूरी नहीं आए। अच्छा, कहाँ खेलता है, राम प्रत्येक रविवार को मैदान में क्रिकेट खेलता है, तो कहाँ खेलता है, मैदान में, वो क्या हो गया दोस्तों, इसका प्लेस हो गया। और फिर हम बात करें कब खेलता है, संडे को, एवरी संडे, प्रत्येक संडे को, तो फिर वो टाइम हो गया। तो इंग्लिश में जब वाक्य बनाएंगे तो जनरल एक ही स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए,
फिर उसके बाद वर्ब आनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, फिर मैनर आना चाहिए, फिर प्लेस आना चाहिए और फिर टाइम आना चाहिए। ये इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस का एक बेसिक जनरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जो ये वर्ब होती है, बस इस वर्ब को हमें देखना है। हर टेंस की जो वर्ब होती हैं वो अलग अलग होती हैं। किसी में इज एम आर आई एन जी आएगा, तो किसी में वॉज वर आई एन जी आएगा, तो किसी में हैज़ हैव थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये हमें देखना है। तो हमें ये पता लग गया कि हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इनके तीनों के 4-4 पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, और 4-4 वाक्य हमने बात कर ली। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है ना।